गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपनी इस वीडियो से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है, डिबेंचर के हिसाब। यहाँ से हम लोगों का स्टार्ट करना बाकी था, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें से कट हैं। ये सिर्फ तुम लोगों के लिए है, यानी कि 2021 में जो एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए, यानी कि अगर देखा जाए तो जो बैच नंबर है 2020 और 2021 वाले हैं, बाकियों के लिए अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें से कट हैं, तो अपने बुक में टिक कर लेना। सबसे पहले तो इसमें आप लोगों का जो कट है वो डिबेंचर के प्रकार। ठीक है, आपका क्या कट है, डिबेंचर के प्रकार। उसके बाद वो जो अगला टॉपिक कट है वो है तुम्हारा रोकड़ के अलावा अवीज से डिबेंचर प्रकाशित करना, ये वाला टॉपिक कट है। उसके बाद जो अगला कट है वो है तुम लोगों का आनुषंगिक प्रतिभूति के रूप में प्रकाशित किए गए डिबेंचर, ये वाला टॉपिक कट है। उसके बाद जो अगला टॉपिक कट है वो है डिबेंचर पर ब्याज। उसके बाद जो अगला टॉपिक कट है वो है तुम्हारा डिबेंचर वापस करने के लिए रकम का प्रावधान। ठीक है, उसके बाद जो अगला कट है वो है ये डिबेंचर वापस करने की रीतियां, और ये वाला भी कट है शेयर और डिबेंचर के बीच अंतर। यानी देखा जाए तो ऑलमोस्ट चीजें इस चैप्टर में से कट हो गई है, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन इस चैप्टर में से बचा, इतना सारा कट होने के बाद। अब ये देखते हैं कि कौन कौन से एक्सरसाइज में से कट है और कौन कौन से उदाहरण में से। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि कौन कौन सा उदाहरण में से कट है। उदाहरण में से आपका जो कट है वो है 5 से लेके 11 तक। ठीक है, उदाहरण नंबर 5 से लेके 11 तक कंटिन्यू कट है। उसके बाद उदाहरण नंबर उसके बाद उदाहरण नंबर 18 से 24 तक कट है। ठीक है, 5 से लेके 11 तक पूरा कट है, उसके बाद 18 से 24 तक भी कट है। ये तो था उदाहरण का। अब स्वाध्याय में से क्या कट है वो भी देख लो। स्वाध्याय में से कट है तुम्हारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 14 तक। ठीक है, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो है 11 से 14 तक में, और साथ ही साथ 19 से लेके 29 तक। ये इतना जो पोर्शन है वो तुम्हारा क्या है, कट है। ओके, तो ये सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी है इस बार के लिए, तो इसको अच्छे से अपने बुक में, यही जैसे मैंने हेडिंग में ऊपर लिख दिया है चैप्टर के एकदम शुरू में, वैसे ही तुम लोग चैप्टर के एकदम शुरू में इस चीज को लिख दो। इससे क्या रहेगा कि तुम्हें पता रहेगा क्या क्या चीजें कट हैं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना से सबसे पहले समझते हैं कि चैप्टर के बारे में क्या है, थोड़ा थियरी भी देख लेते हैं कि इसमें से एक एक नंबर की थियरी यहाँ पूछी जाती है। ठीक है, देख लेते हैं हमें इसमें क्या क्या चीजें समझनी है। सबसे पहले जो थियरी लिखा गया है उसको समझते हैं। देखो, डिबेंचर और शेयर लगभग एक जैसे ही होते हैं, मतलब उनका जो काम है वो एक ही काम होता है, लेकिन फिर भी समझते हैं कि इसमें क्या होता है। देखो क्या है कि जब हमें कंपनी के लिए दीर्घकालीन समय के लिए फंड की आवश्यकता होती है, यानी कि जब पैसे की उनको जरूरत होती है, लेकिन कैसा, दीर्घकालीन के लिए, तो कंपनी के पास क्या है कि वो कंपनी का चाहे तो शेयर प्रकाशित कर सकती है। बात समझ में आया। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि उन्हें अधिक पैसों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो जाता है उन्हें अधिक पैसों की जरूरत पड़ती है, तब वो क्या करते हैं, तब जाते हैं वो लोन या उधार की तरफ। क्योंकि एक बार उन लोगों ने शेयर प्रकाशित कर दिया है, जब शेयर प्रकाशित किया है, लोगों से पैसे एक बार मिल गए हैं, तो दोबारा अब उन्हीं को अगर हम शेयर बेचेंगे या उन्हीं से पैसे मांगेंगे शेयर के तौर पर, तो ये हो सकता है कि वो लोग ना भरोसा करें। इसी वजह से अब हम उनसे क्या मांगते हैं, लोन मांगते हैं। तो लोन जो है हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। नॉर्मली लोन जो है वो ले सकते हैं, दीर्घकालीन लोन जो है बैंक से ले सकते हैं या वित्तीय संस्थाओं से ले सकते हैं। ठीक है, कई बार बड़े बड़े विनियोग के लिए वित्तीय संस्थाओं के पास से लोन या ऋण प्राप्त करने के बदले, अथवा इसके अलावा कंपनी आम जनता के पास से प्रतिभूति निर्गमित करके फंड प्राप्त कर सकती है। अब देखो, हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है कि हम चाहे तो बैंकों से लोन ले, या आम जनता के पास से हम प्रतिभूतियां निर्गमित करके, ठीक है, यानी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको निर्गमित कर कर हम पैसे कमा सकते हैं, जिसको हम सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे जो सिक्योरिटी और जो होते हैं बेसिकली वो दो प्रकार के होते हैं, एक डिवेंचर होता है और एक बॉन्ड होता है। ये दोनों समझ लो कि सगे भाई हैं, सगे भाई नहीं, सौतेले भाई समझो, दोनों है लेकिन एक ही जगह के, पर भाई हैं लोग ऐसा समझो, लेकिन सौतेले। ठीक है, अब इसमें कैसा है कि धंधा करने वाली प्रत्येक कंपनी को रकम उधार लेने की गर्भित सत्ता है। तो ये याद रखना है कि प्रत्येक कंपनी को कौन सी गर्भित सत्ता है, वो है उधार लेने की गर्भित सत्ता। ठीक है, वो चाहे तो जिससे भी उधार ले सकते हैं। लेकिन अभी कैसा है, इसी गर्भित सत्ता के आधार पर कंपनी क्या करती है, दीर्घकालीन अवधि के लिए रकम प्राप्त करती है, और इस प्रकार प्राप्त की रकम या विनियोगों के सामने कंपनी अपने दायित्व का स्वीकार करता है। अब बात को ध्यान से समझो,
जब कंपनी लोगों के पास से ऐसे पैसे लेती है उधार के तौर पे, तो वो उधार वो स्वीकार कर रही है, ऐसा एक लिखित दस्तावेज देती है। क्योंकि सामने वाले को भरोसा कब होगा, तो तभी होगा जब मैं तुम्हें कागज में लिख कर, जैसे कि मान लो कि एग्जाम क्लास में मैं आके बोलता हूँ कि तुम्हारे इतने नंबर है, तुम्हारे इतने परसेंटेज है, तुम भरोसा कर लोगे डायरेक्टली, नहीं ना बोलोगे सर रिजल्ट दे दो, एक बार चेक कर लेते नोटबुक, तो तुम लोग नोटबुक मांगते हो, सर सप्लीमेंट्री दिखा दो, ऐसा बोलते हो ना, क्योंकि वो क्या होता है, भरोसा होता है। तो यहाँ पे वही बात है कि दायित्व का स्वीकार करता दस्तावेज, ठीक है, दायित्व का स्वीकार करता दस्तावेज जो हम विनियोगकर्ता को देते हैं, और यही जो दस्तावेज होता है ना, इसी दस्तावेज को हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर बोलते हैं। यानी देखा जाए अगर डिबेंचर की परिभाषा, तो डिबेंचर की परिभाषा यही है कि दायित्व का स्वीकार करता लिखित दस्तावेज, इसी को हम क्या कहते हैं, डिबेंचर कहते हैं। बात समझ में आया, क्लियर इतना? अभी आगे देखो, और ये जो डिबेंचर जिनके पास होता है, यानी ये जो दस्तावेज जिन लोगों के पास होता है, या जो लोग ये डिबेंचर धारण करते हैं, हम ऐसे लोगों को कहते हैं डिबेंचर होल्डर। हम उन लोगों को क्या बोलते हैं, डिबेंचर होल्डर के नाम से जानते हैं। अब याद क्या रखना है कि डिबेंचर होल्डर कंपनी के मालिक नहीं गिने जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को लोन दिया है, और लोन बनने देने वाला कभी मालिक नहीं बन सकता है। जो शेयर खरीदता है असली मालिक वही जाना जाता है। क्लियर है इतना? आगे लिखा है कि डिबेंचर या कंपनी के दायित्व दर्शाने वाला और दायित्व का स्वीकार करने वाला दस्तावेज है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है, जो कंपनी की सामान्य मुहर के साथ निर्गमित किया जाता है। ठीक है, नॉर्मली जो कंपनी की मुहर या सील जिसको हम बोलते हैं, वो सील के अनुसार ही वो उनको निर्गमित करते हैं। ओके, अब आगे देखो क्या लिखा है कि कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को निश्चित की हुई शर्तों के अनुसार उन्होंने किए विनियोग पर अमुक निश्चित दर से निश्चित समय पर जो ब्याज देती है, ठीक है, और ब्याज देने के बाद जो कंपनी के लिए खर्च होगा डिबेंचर होल्डर के लिए आय होगा। तुम सबको पता है कि जब हम किसी को उधार देंगे तो सीधी सी बात है, फ्री में तो देंगे नहीं, वहां से हमें क्या मिलेगा, एक ब्याज मिलेगा, और जो होगा निश्चित समय पर और निश्चित दर पर। ठीक है, तो हमारे लिए वो क्या हो गया, आय हो गया, और जो वो ब्याज देगा, ब्याज कौन दे रहा है यहाँ पे, कंपनी, तो कंपनी के लिए क्या हो गया, वो खर्च हो गया। सिंपल सी बात है इतना। ओके, अभी आगे देखते हैं कि डिबेंचर होल्डर या जो दस्तावेज होता है, सर्टिफिकेट होता है, उसमें क्या क्या चीजें लिखी होती हैं। उस सर्टिफिकेट में डिबेंचर धारक का नाम, कितने डिबेंचर उसने खरीदे हैं यानी डिबेंचर की संख्या, और प्रति डिबेंचर की रकम, जैसे एक डिबेंचर की कीमत कितनी है, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 2000 रुपए, जो भी कीमत है, साथ में डिबेंचर को दिया हुआ क्रमांक नंबर, जैसे हम सभी का रोल नंबर होता है, उसी तरह से उनका क्या होता है, क्रमांक नंबर, कि नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, इस तरह से। और ब्याज के भुगतान की दर, साथ में कितना % ब्याज उनको मिलने वाला है, उसके बारे में जानकारी होती है। और ब्याज भुगतान का समय, ब्याज कब वापस किया जाएगा, और डिबेंचर की रकम भविष्य में कब वापस की जाएगी। ठीक है, मतलब उनको ब्याज कब कब चुकाया जाएगा उसकी समय, और साथ ही साथ एक समय के बाद हम उनका डिबेंचर वापस कर देते हैं। डिबेंचर वापस करने का मतलब ये होता है कि हम उनकी रकम वापस करते हैं। हमें रकम कब वापस करना है उसकी भी तारीख हमें उल्लेख करनी पड़ती है। क्लियर हुआ इतना? हालांकि आजकल जैसे तुम लोग को पता होगा, डीमेट अकाउंट के बारे में सुना होगा, तो डीमेट अकाउंट के बारे में सुना होगा, मतलब ये है कि नए जमाने के अनुसार अब हम भौतिक स्वरूप में कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है, देखो आजकल बैंकिंग भी देखो ऑनलाइन होने लगा है, पैसे भी ऑनलाइन भेजते हैं, तो वो भी क्या है, ऑनलाइन हो रहा है, यानी डीमेटेरियलाइजेशन कर दिया। सेम उसी तरह से इन सब चीजों का भी डीमेटेरियलाइजेशन हो गया है, यानी कि डीमेट अकाउंट आजकल होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही हो जाते हैं सारे। ये था तुम्हारा डिवेंचर के बारे में बेसिक जानकारी। ठीक है, क्योंकि देखो हम कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक चीजें पता रहती तो अच्छा लगता है। तो तुम्हें इसमें क्या समझ में आया, मेन यही है कि जो कंपनी होती है उनके पास भाई पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसे की जरूरत का मतलब ये होगा कि उन्हें लंबे समय के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं दीर्घकालीन। तो उनके पास दो तरीके हैं, शेयर और डिबेंचर। ठीक है, शेयर मतलब कि मालिकी पूंजी हो गया, और डिबेंचर मतलब लोन हो गया, दो तरीके हैं। अब कंपनी जब शेयर लेती है तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसमें क्या है, डिबेंचर है। डिबेंचर का मतलब हम लोन ले रहे हैं, और जब हम लोन लेते हैं तो उसको स्वीकार करता है, एक दस्तावेज देते हैं, और वो दस्तावेज क्या बन जाता है, डिबेंचर बन जाता है। और याद रखना है कि डिबेंचर होल्डर कंपनी के मालिक नहीं होते हैं, और जो डिबेंचर दस्तावेज होता है उस पर तारीख, समय, कितना ब्याज मिलेगा, ये सारी चीजें उसमें अच्छे से लिखी होती हैं। तो ये था बेसिक चीजें। अब उसके बाद तुम्हें ये पॉइंट जो है यहाँ पे ये है, डिबेंचर संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दे, इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखना कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ ऐसे ग्रीन कलर में, ताकि तुम्हें दिखाई दे कि ये वाला पॉइंट आईएमपी है। और जो जो पॉइंट आईएमपी होगा उस पर भी मैं हरा कलर नहीं करता हूँ, उस पर मैं नीला कर देता हूं, ताकि तुम्हें आइडिया रहे। सबसे पहले याद रखना है कि डिबेंचर जो है वो कंपनी का क्या है, लोन है। दूसरा, यह उसका लिखित दस्तावेज होता है, अर्थात कि अब ये थोड़ा इसको अच्छे से समझो, अर्थात कि कंपनी द्वारा
अपने दायित्व का स्वीकार करने वाला दस्तावेज यानी कि डिबेंचर। अगर कोई ये पूछता है कि डिबेंचर अर्थात क्या, तो क्या लिखोगे? कंपनी द्वारा अपने दायित्व का स्वीकार करने वाला लिखित दस्तावेज अर्थात डिबेंचर। क्लियर इतना? दूसरा पॉइंट याद ये रखना है कि जो डिबेंचर होता है उस पर निश्चित ब्याज चुकाया जाता है। ठीक है? क्या? निश्चित ब्याज चुकाया जाता है, और जिस पर निश्चित की हुई तारीख को ब्याज चुकाना पड़ता है। यानी ब्याज उनका निश्चित होता है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि ब्याज प्लस तारीख। ठीक है? ब्याज प्लस तारीख दोनों ही निश्चित होती हैं। ठीक है? तो यहां पे मैं लिख देता हूं निश्चित। थोड़ा राइटिंग का मेरा संभाल लेना, क्योंकि ऑनलाइन ऐसे हिंदी लिखने की आदत नहीं होती है, तो यहाँ पे मैं निश्चित लिखता हूँ। ठीक है? ये दोनों ही चीजें क्या होती हैं? निश्चित होती है पहले से ही। लेकिन एक चीज और याद रखना है, अगर मान लो किसी से लाभ नहीं हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अगर लाभ हुआ हो या न हुआ, फिर भी डिवेंचर पर ब्याज चुकाना अनिवार्य है। तो याद रखना, पूछ लेते हैं, अगर मान लो किसी वर्ष कंपनी में कोई लाभ नहीं हुआ तो क्या डिवेंचर पर ब्याज चुकाना पड़ेगा? हाँ ना, ऐसा जो भी पूछ सकते हैं। क्लियर है इतना? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि डिवेंचर का एक दर होता है। जो दर होता है उसी से इनकी पहचान होती है। 8% के डिबेंचर, 10% के डिबेंचर, 9% के डिबेंचर, तो उनकी अपनी अलग अलग पहचान है, क्योंकि डिबेंचर पर ब्याज चुकाया जाता है और हो सकता है अलग अलग ब्याज चुकाया जाता हो, तो उन सभी पर उन ब्याज का रकम दर लिखा होता है, जिससे हमें पता चल जाता है ये कौन सी कैटेगरी वाला डिबेंचर है। क्लियर है? ये सारी जानकारी तुम्हें वहां से मिल जाती है। अब उसके बाद आगे देखो क्या लिखा है। डिबेंचर अमुक निश्चित अवधि के लिए निर्मित किया जाता है। एक चीज याद रखना है कि ये जो डिबेंचर हम प्रकाशित करते हैं, ये एक निश्चित समय के लिए प्रकाशित करते हैं। अब अगर निश्चित समय के लिए प्रकाशित करेंगे तो क्या हुआ? तो जो वो समय है, उस समय का जैसे ही अंत होगा, हमें रकम क्या करनी पड़ेगी? वापस करनी पड़ेगी। क्लियर है? ये 4 पॉइंट उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया हो, एक बार रिपीट करके देख लेना, और कोई डाउट रहे तो मुझे बोल देना, कमेंट में तुम लिख सकते हो। ओके? आगे देखो, कंपनी कानून 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए डिबेंचर निर्गमित नहीं कर सकती। याद ये रखना, देखो ये मोस्ट टाइमली पॉइंट है कि कोई भी कंपनी 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए डिबेंचर निर्गमित नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ और रूल्स रेगुलेशंस दिया गया, छूट दी गई है। क्या छूट दिया गया है? तो उसको मैं थोड़ा सा अलग कलर में लिख देता हूं कि जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का काम करती है, जैसे बिल्डिंग बनाने का, रोड बनाने का, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाने का, ठीक है, बड़े बड़े मॉल्स बनाने का, ऐसा जो प्रोजेक्ट में काम, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही होता है। ठीक है? तो जो ऐसे कामों में है, उन लोगों के लिए थोड़ी छूट दी गई है। उनको क्या बोला गया है कि 10 वर्ष से अधिक अवधि के डिबेंचर, परंतु 30 वर्ष से कम के। यानी 10 से, देखो दो चीजें हो गई इसमें, यानी कि जो नॉर्मल कंपनियां हैं वो 10 साल के लिए प्रकाशित करेंगी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं वो 10 से 30 साल के लिए। यानी दो मुद्दे याद रखने हैं कि जो नॉर्मल कंपनी है वो 10 साल के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो है वो 10 से 30 साल के लिए प्रकाशित कर सकते हैं। उसके बाद आगे लिखा है, डिबेंचर कंपनियों की संपत्तियों पर भार या बोझ के साथ या भार के बिना भी निर्गमित कर सकते हैं। मतलब ये हुआ, भार का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। तो भार का मतलब होता है कि तुम्हें बंधक या अधिकार मिले, यानी गिरवी, सिंपल मतलब होता है गिरवी। मतलब जो डिबेंचर होता है वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो नॉर्मल हो सकता है जिस पर कोई वजन नहीं होगा, यानी कोई भार नहीं होगा, कोई गिरवी नहीं होगा। एक होता है जिस पर गिरवी होता है। अब गिरवी का मतलब कैसा होता है, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा, जब हमें बैंक में लोन लेना होता है तो कुछ ना कुछ अपनी संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है, तब वो भरोसा करते हैं। जैसे जमीन होती है या मकान होता है, तो मकान गिरवी रख के हम पैसे लेते हैं। उसी तरह से डिबेंचर जो लोग खरीदते हैं वो लोग कभी कभी गिरवी रखवाते हैं, कभी कभी नहीं रखवाते हैं। ठीक है? इससे क्या होता है, उनको भी भरोसा रहता है, अगर नहीं पैसा दिया तो जमीन तो ही है इसका, बेच के वसूल लेंगे। ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट है कि इन सभी का जो पंजीयन होना जरूरी है, क्योंकि अगर मार्केट में तुम्हारा, यानी जो मार्केट होता है, शेयर मार्केट होता है, स्टॉक बाजार होता है, अगर वहां पे तुम्हारा जो डिबेंचर है वो रजिस्टर्ड है, जिसको हम बोलते हैं पंजीकृत है, तो फायदा ये होगा कि हम आसानी से वहां खरीद बेच सकते हैं। क्लियर है? और साथ ही साथ क्या होगा कि बाजार कीमत, उसकी मूल कीमत जितनी है उससे अधिक हो सकती है। तो अभी क्या होगा, समय समय पर डिबेंचर की कीमत कम ज्यादा होती रहती है, तो वो वहां पे अगर रजिस्टर्ड है तो लोगों को आसानी से जानकारियां मिलती रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि अभिधान की शर्तों के अनुसार, अभिधान का मतलब होता है वापस करना। ठीक है? अभिधान का मतलब यहाँ पे क्या है, वापस करने की शर्त के अनुसार उसमें प्रावधान होता है, तो हम शेयर में भी रूपांतरण कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो जो मैंने इसे कलर कलर किया है ना, वो मेन मेन मुद्दे हैं, बस उन्हीं को याद रखना है कि अगर हम चाहे तो शेयर में रूपांतरण कर सकते हैं। और लास्ट में लिखा है, अपना लास्ट का जो पॉइंट है, मतलब नेक्स्ट है कि डिबेंचर
कंपनी की पक्की तलपट में इक्विटी और दायित्व पक्ष में यानी बिन चालू दायित्व में और दीर्घकालीन दायित्व के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जब मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, यानी हमारा जो तीसरा चैप्टर है, जब हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये पॉइंट हम अच्छे समझ लेंगे कि कहाँ आता है। फिलहाल इस पॉइंट को तुम इग्नोर कर सकते हो। ओके, और नेक्स्ट में क्या लिखा है, कंपनी को किसी भी विषय में, मतलब इन लोगों को किसी भी विषय में मत देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने लोन दिया है, लोन देने वाले बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर तुम मालिक हो तो बोल सकते हो। क्लियर है। और एक चीज, कोई डिबेंचर धारक मांग की रकम न भरे तो डिबेंचर जब्त नहीं किया जा सकता। लेकिन याद होगा, अगर मांग की रकम नहीं आती थी तो शेयर हम जब्त कर लेते थे, लेकिन डिबेंचर जब्त नहीं कर सके, क्योंकि उन लोगों ने लोन दिया है। अगर ऐसा अगर मान लो होता कि जब्त कर सकते, तब तो चिट्ट भी तुम्हारा पट्ट भी तुम्हारा, बोलते हैं ना, दोनों ही साइड तुम्हारा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी वजह से ये फायदे में होते हैं। ओके, और लास्ट है, कंपनी के विसर्जन के समय डिबेंचर धारकों को शेयर धारकों से पहले रकम चुकाई जाती है। ये याद रखना है कि जब भी कंपनी बंद होगा तो इन लोगों को शेयर धारकों से पहले, डिबेंचर धारकों को शेयर धारकों से पहले रकम चुकाई जाती है। ये तुम्हें याद रखना है कि जब भी कुछ ऐसा सिचुएशन होता है तो इन लोगों को पैसे पहले मिलेंगे और बाकियों को बाद में। क्लियर है इतना? तो एक बार फटाफट इनका इतना रिवाइज कर लो। ओके, और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डिबेंचर के प्रकार। और जैसा कि तुम लोगों को मैंने अभी टिक करवाया, मैंने कहा कि जो डिबेंचर के प्रकार है वो हमें एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो चैप्टर इस साल जो है वो क्या कर दिया गया है, हटा दिया, मतलब ये जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है। ओके, फिर भी अगर पढ़ना चाहो तो एक बार रीड कर लेना, कोई दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा। ओके, टोटल जो यहाँ पे वापस करने वाले डिबेंचर के प्रकार हैं वो सारी चीजें एक बार तुम लोग देख लेना। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो ये है, एक मिनट नीचे, हाँ, निर्गमित करने संबंधी विधि। अगला टॉपिक है हमारा डिबेंचर निर्गमित करते संबंधी विधि। तो ये जो विधि है ना, इसको मैं कल स्टार्ट करता हूँ। इसका जो पूरा रोजनामचा है, ये सारी चीजें हैं, वो हालांकि थियोरी इतना तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सीधा रोजनामचा ही बता दूंगा। पहले आज बेसिक्स पढ़ लो, कल मैं तुम लोग को इसका एक एग्जाम्पल, तुम्हें इसका रोजनामचा कैसे बनाते हैं प्लस इसका एक एग्जाम्पल, ये सारी चीजें मैं कल तुम्हें समझा दूंगा। फिलहाल आज जो थियोरी मैंने पढ़ाया उस थियोरी को ढंग से पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना और उसको अच्छे से रिवाइज भी कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अपने कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही बस। ओके, थैंक यू सो मच।